हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 10th का साइंस में चैप्टर 5 का टॉपिक लेकर के आए हैं। पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर 5 क्लास 10th साइंस का टॉपिक है, जिसमें आपको एलिमेंट्स के बारे में आपने पढ़ा ही है। आयंस, ठीक, और जो आपको मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक एलिमेंट्स और ऑक्सीजन, इनके सिंबल आपने पढ़ा है कि सिंबॉलिक फॉर्म, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर। कोई भी एटम्स है, एटम दो वर्ड से मिलकर बना है, ए प्लस टॉम। ए मीन्स नॉन, टॉम मीन्स डिवाइडेबल, जिसके मतलब ऐसे पार्टिकल जिसको डिवाइड फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। फिर हमने एटम्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा है कि इसमें 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये सारी चीज़ें 9th में आपने पढ़ रखा है। आज हम उनका क्लासिफिकेशन के बारे में लाए हैं नया टॉपिक, पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, कि कोई भी एलिमेंट्स को कैसे किस पीरियड में रखा जाए, किस ग्रुप में रखा जाए कि उस ग्रुप में आने वाले सारे एलिमेंट्स समान मतलब प्रॉपर्टीज़ को शो करें, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो जाए। तो यहाँ पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में पीरियाडिक टेबल इज अ टेबुलर मेथड। पीरियाडिक टेबल क्या है? एक टेबुलर मेथड है फॉर आप डिस्प्लेइंग द एलिमेंट। So the periodic table is a tabular method of displaying the element in such a way that element having similar properties occur in the same vertical columns or groups। तो मतलब एक ही ग्रुप में, एक ही पीरियड में रहने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, एक ही कॉलम में या एक ही ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, सब सेम प्रॉपर्टीज़ को शो करेंगे। तो यहाँ पर हम यही टॉपिक लेकर के आए हैं, पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो अर्लियर अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एक डोबी राइनर थे। डोबी राइनर ने बताया कि इन्होंने ट्रायड्स का रूल दिया कि अगर 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया जाए, 3 एलिमेंट का, तो जो बीच वाला एलिमेंट्स होता है वो फर्स्ट और सेकंड के एवरेज के बराबर उसका एटॉमिक मास होता है। मतलब फर्स्ट और जो थर्ड एलिमेंट है उनको ऐड किया जाए उनके एटॉमिक मासेस को, और 2 से डिवाइड कर दिया जाए, तो उनका जो एटॉमिक मास बीच वाले एलिमेंट का आएगा वो मतलब सेम आएगा, उसके अप्रॉक्स में आएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स आए जो ये इस प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं कर रहे थे, तो इसलिए इस रूल्स को हटा दिया गया। तो डोबी राइनर्स ने क्या बताया कि डोबी राइनर्स ट्रायड्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये सब चैप्टर इसमें पढ़ोगे। तो डोबी राइनर्स ट्रायड्स क्या है? डोबी राइनर्स ट्रायड्स में दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक मास। ये क्लासिफिकेशन किस पर बेस है? एटॉमिक मास पर। अब ये एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर्स क्या है? तो ये आपने पढ़ा है कि कोई भी एलिमेंट x ले लिया जाए, कोई एलिमेंट x ले लेते हैं, तो x में हम यहाँ z लिखते हैं और यहाँ पर a लिखते हैं। यहाँ लिख दो या ऊपर a एटॉमिक मास, या और z कहते हैं एटॉमिक नंबर्स। z क्या होता है? एटॉमिक नंबर्स होता है किसी भी एलिमेंट का। एटॉमिक नंबर्स में क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं। तो जितने भी प्रोटॉन्स होंगे, प्रोटॉन की नंबर इलेक्ट्रॉन की नंबर के बराबर होती है, तो एटॉमिक नंबर इनको कहा जाता है। और ये आपका मास नंबर होता है, एटॉमिक मास को हो या मास नंबर को हो। तो एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। एटॉमिक मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होगा एटॉमिक मास, या एटॉमिक नंबर होगा। और ये मतलब मास नंबर, इनको हम बोलते हैं मास नंबर। मास नंबर या एटॉमिक मास, मास नंबर या एटॉमिक मास, एटॉमिक मास बोलते हैं। और इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन की नंबर को क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ऐसे भी कह सकते हो। कोई एलिमेंट x है तो यहाँ z, यहाँ a, तो ये क्या है? एटॉमिक मास है, और ये क्या है? एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को हम मास नंबर भी कहते हैं। एटॉमिक मास को मास नंबर भी कहते हैं। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होती है। ये नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एडिशन होती है। किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कोई भी एटम्स है तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा है कि एटम्स के अंदर एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है इसके सेल के चारों तरफ रेवोल्यूशन करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसके साथ बहुत सारी मतलब ऑर्बिट होंगी, बहुत सारी सेल होंगी जिसमें इलेक्ट्रॉन रेवोल्यूशन करता है। तो ये सब आप नील्स बोर बरी ये सब कंसेप्ट आपने पढ़ा है कि पहली सेल में 2n स्क्वायर, किसी भी सेल में 2n स्क्वायर से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं।
11 12th में आओगे तो SPDF आपको पढ़ना पड़ेगा। SPDF स्पिन क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, डिफ्यूज्ड क्वांटम नंबर और फंडामेंटल क्वांटम नंबर। तो ये सब SPDF के फॉर्म में आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर आपने बोरबरी कंसेप्ट पढ़ा है, 2n स्क्वायर से किसी भी सेल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते हैं। n क्या है? नंबर ऑफ सेल। n नंबर ऑफ सेल है। पहली सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 × 1 का होल स्क्वायर 2 हो जाएंगे। सेकंड सेल में 2 का होल स्क्वायर 2 × 2 का होल स्क्वायर 8 हो जाएंगे। तीसरी सेल में 2 × 3 का होल स्क्वायर 18 हो जाएंगे। तो पहली सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, उससे कम हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। दूसरी सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, उससे कम हो सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तीसरी सेल में मैक्सिमम 18 एलिमेंट्स हो सकते हैं, उससे कम हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने 9th क्लास में पढ़ा है। और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा है। जे थॉमसन का मॉडल आपने पढ़ा है कि एक ये वाटरमेलन की तरह एटम्स होता है। और रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ा है। ठीक, रदरफोर्ड की कमियों, इनके ड्रॉबैक्स आपने पढ़ रखा है 9th में कि द मेन प्रॉब्लम ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, हाउ टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स। The main problem of Rutherford atomic model, how to explain the stability of an electrons। electrons की stability को define नहीं कर पाया था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, इसलिए उसको हटा दिया गया। फिर नील्स बोर का मॉडल आया। तो ये सारी चीज़ें आपने एटम्स के बारे में पढ़ रखा है। अब यहाँ पर हमें इसका क्लासिफिकेशन पता करना है कि लगभग कितने एलिमेंट्स हैं और उनका मतलब कितने एलिमेंट्स हैं और उनको कैसे अरेंज किया जाए, किस ग्रुप में रखा जाए, किस पीरियड में रखा जाए, कितने पीरियड्स हैं। तो इसके बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने विचार दिए। तो पहला साइंटिस्ट थे डोबी राइनर्स, जिन्होंने एटम्स को मतलब एलिमेंट्स को सिस्टमेटिक पैटर्न में मतलब अरेंज करने की व्यवस्था बनाई। तो डोबी राइनर्स ने बताया, आप लिख सकते हो डोबी राइनर्स एटॉमिक मॉडल। ट्रायड्स, तो यहाँ पहला क्या आया? DOBE REI और NER डोबी राइनर्स ट्रायड TRIAD ट्रायड्स। ठीक, तो डोबी राइनर्स ट्रायड क्या था कि द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक मासेस। This classification is based on the atomic masses। ये किस पर बेस है? एटॉमिक मास या मास नंबर पर बेस है। एटॉमिक मास या मास नंबर पर, मतलब प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन के सम पर बेस्ड है। ठीक, according to this when elements are arranged in order of increasing atomic masses, groups of 3 elements having similar properties are obtained। The atomic mass of the middle element of the triads being nearly equal to the average of the atomic masses of other 2 elements। इन्होंने क्या बताया कि जब हम 3 एलिमेंट्स को, ट्रायड मतलब होता है 3 एलिमेंट्स का ग्रुप, ट्रायड मीन 3 एलिमेंट का ग्रुप। तो इन्होंने बताया कि अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के फॉर्म में 3 एलिमेंट्स को अरेंज करें उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे आपको लिथियम ले लिया Li, लिथियम के बाद सोडियम ले लिया आपने Na, ठीक, लिथियम, उसके बाद सोडियम ले लिया और पोटेशियम ले लिया। अब लिथियम का एटॉमिक मास 6.9 होता है, लिथियम का 6.9 हो गया। और उसके बाद सोडियम आपने पढ़ा है, सोडियम को नेट्रियम कहा जाता है, तो 1123 होता है। 11 क्या है? एटॉमिक नंबर है और 23 क्या है? एटॉमिक मास है। तो इसका एटॉमिक मास 23 हो गया। पोटेशियम को कैलियम कहा जाता है, कुछ लैटिन वर्ड से लिए गए, कुछ ग्रीक वर्ड से लेकर सिंबल लिए गए जहाँ पर ये एलिमेंट की मिले, तो यहाँ इसको हम कैलियम कहते हैं पोटेशियम को। इसका एटॉमिक पोटेशियम कितना होता है? 1939 होता है, 1939। तो यहाँ 1939 इसका एटॉमिक मासेस होता है। तो यहाँ पोटेशियम आपका 39 हो गया। अब इन्होंने क्या बताया कि इनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास या मास नंबर के फॉर्म में लिखें, तो जो बीच वाला एलिमेंट है, 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाओ, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो जो बीच वाला एलिमेंट है इन दोनों के सम के हाफ मतलब एवरेज के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि 6.9 में 39 को ऐड करो, तो ऐड करोगे तो 9 6 15 कितना आ जाएगा? 45। 6.9 में 39 ऐड करो
तो 9 6 15 कितना आ गया 45.9 हो गया। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा मतलब 2 2 जा 4 और 1 5 और 19 हो गया, 2 8 जा 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 और 1 19 2 5 जा, तो ये आ गया 22.95। 22.95 जब हम इस नंबर को हटाएंगे 5 तो यहाँ एक आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि कोई नंबर 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो 9 हो या राउंडेड आप 5, जब राउंडेड आप 10 करेंगे तो एक नंबर इंक्रीज हो जाती है जब हम राउंडेड आप 10 में लाते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, लगभग 23 हो जाएगा। 22.95 ये कन्वर्ट हो जाएगा 23 में। तो इन्होंने क्या बताया कि अगर हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में लिखें, इंक्रीजिंग ऑर्डर के एटॉमिक मासेस, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के फॉर्म में एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाए तो जो बीच वाला एलिमेंट है वो फर्स्ट और थर्ड के एवरेज के बराबर होता है। यही इनका रूल था। तो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक मासेस। ये किस पर बेस्ड है, एटॉमिक मास पर। अकॉर्डिंग टू दिस statement, when elements are arranged in order of increasing atomic masses, group of 3 elements having similar properties are obtained. The atomic mass of middle element of the triad be nearly equal to the average of the atomic masses of other 2 elements. ये इन्होंने क्या थी, ठीक। तो ये जो डोबी राइनर्स के जो ट्रायड्स थे, डोबी राइनर्स के ट्रायड्स, तो इनकी लिमिटेशंस क्या थी डोबी राइनर्स के ट्रायड के, कि ये सब पर मतलब सभी एलिमेंट्स को अरेंज करने में असफल रहा। तो इट इज, हाँ, इसको लिमिटेशंस में क्या लिखोगे, इट फेल्स टू अरेंज ऑल द नोन एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रायड्स। ट्रायड्स के फॉर्म में जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उनको मतलब ये नहीं, इसके द्वारा नहीं लिखा जा सकता था, इसलिए ये इसकी ड्रॉबैक्स है, ये इसकी लिमिटेशंस थी, कमी थी, ठीक। तो इट फेल्स टू अरेंज ऑल द नोन एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रायड्स इवन हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। उनके सिमिलर प्रॉपर्टीज होते हुए भी इनको हम मतलब उसमें नहीं, एवरेज के फॉर्म में नहीं लिख सकते थे। सभी एलिमेंट इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे, जबकि सिमिलर प्रॉपर्टीज होती थी एलिमेंट की, तो इसलिए इसको हम हटा दिया साइंटिस्ट ने। अब इसके बाद दूसरा आया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। दूसरा रूल बताया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। सेकंड रूल, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या था कि इन्होंने 8 एलिमेंट का, डोबी राइनर्स ने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप लिया था जिसको ट्रायड कहा गया, और इन्होंने 8 एलिमेंट को एक साथ में लिखा और उसके बाद उसको म्यूजिक के लेटर से कंपेयर किया, सारे गामा पा धा नी सा, तो सा से स्टार्ट सा से खत्म। तो इन्होंने बताया कि हर 8वां एलिमेंट अपने पहले एलिमेंट से समान प्रॉपर्टीज को शो करेगा, सिमिलर प्रॉपर्टीज को शो करेगा। जैसे म्यूजिक के लेटर हम शुरू करते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, तो सा से स्टार्ट और सा से खत्म। तो हर 8वां एलिमेंट अपने पहले वाले एलिमेंट से समान प्रॉपर्टीज को शो करेगा। इन्होंने ये चीज़ बताया तो न्यूलैंड्स के लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में। तो अकॉर्डिंग टू दिस, when elements are placed in order of increasing atomic masses, the physical and chemical properties of every 8th element are a repetition of the properties of first element. इन्होंने क्या बताया कि अगर हम किसी मतलब 8 एलिमेंट का ग्रुप बना लें और उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग फॉर्म में लिखें तो जो एवरी 8 एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट के समान प्रॉपर्टीज को शो करेगा। तो म्यूजिक का लेटर भी इन्होंने ले लिया। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम, हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम के बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। अब यहाँ पर ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ, ठीक। इसके बाद क्या आएगा, फ्लोरीन। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन आ गया। फ्लोरीन के बाद सोडियम Na, नेट्रियम कहा जाता है। सोडियम के बाद मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम हो गया। फिर एल्युमिनियम Al, एल्युमिनियम हो गया। फिर सिलिकॉन Si, सिलिकॉन। फास्फोरस, फिर सल्फर,
इसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन फिर मतलब कॉपर, क्लोरीन के बाद पोटेशियम, 17 होता है क्लोरीन, फिर पोटेशियम आ जाएगा, पोटेशियम, फिर कैल्शियम, कैल्शियम Ca, फिर क्रोमियम Cr, फिर इसके बाद टाइटेनियम Ti, फिर मैग्नीज Mn, ठीक, मैग्नीज के बाद आयरन Fe, आयरन, फिर कोबाल्ट CO, कोबाल्ट हो गया, या निकिल कोबाल्ट और निकिल दोनों आ सकते हैं, कोबाल्ट और निकिल Ni, फिर कॉपर Cu, फिर इसके बाद जिंक Zn, फिर एट्रियम Y, फिर In, इसके बाद आर्सेनिक As, आर्सेनिक हो गया, फिर सेलुरियम Se, सेलुरियम, फिर ब्रोमीन Br, ब्रोमीन, फिर रूबिडियम, ठीक, Rb, फिर स्ट्रॉन्सियम Sr, फिर सीजियम, सीजियम या लॉरेंसियम, सीजियम या लॉरेंसियम, फिर जर्कोनियम Zr, ऐसे एलिमेंट इन्होंने बताए। अब यहाँ इन्होंने बताया कि हर 8वां एलिमेंट इनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के फॉर्म में लिखें, तो हर 8वां एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से समान प्रॉपर्टीज को शो करेगा, जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट, ये समान प्रॉपर्टीज शो करेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और कॉपर और ब्रोमीन समान प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज को शो करेंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और जिंक, रूबिडियम, ये समान प्रॉपर्टीज को शो करेंगे। ऐसे बोरान, एल्युमिनियम, क्रोमियम, एट्रियम, स्ट्रांसियम समान प्रॉपर्टीज को शो करेंगे। तो इस टाइप से इन्होंने बताया कि हर 8वां एलिमेंट पहले वाले, अब जैसे ये दूसरे नंबर पर है लिथियम, तो ये सोडियम से आएगा 8वें नंबर पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हर पहला एलिमेंट अपने से 8वें एलिमेंट से समान प्रॉपर्टीज को शो करेगा। ये इन्होंने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ऑक्टेव्स मतलब 8 एलिमेंट का ग्रुप, तो इस प्रॉपर्टीज को आप कह सकते हो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, व्हेन एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एर्थ एलिमेंट आर ए रेपिटेशंस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक, अब इनकी लिमिटेशंस क्या है? तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स। इनका क्या था कि केवल लाइटर एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल था, इनका जो रूल था केवल कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, उसके बाद वाले एलिमेंट्स इस प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते थे। मतलब हर 8वां एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से समान प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता था। तो ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, ये केवल कैल्शियम तक चला, ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स कह सकते हो। न्यूलैंड्स एडजस्टेड 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट, एक ही स्लॉट में इन्होंने 2 एलिमेंट्स को एडजस्ट कर दिया। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर इसके बाद क्या आ गया कोबाल्ट और निकिल, इनको एक ही स्लॉट में रख दिया, ब्रोमीन नीचे आ गया। तो हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट और निकिल, तो कुछ एलिमेंट को इन्होंने एक ही स्लॉट में रख दिया। ठीक, तो यहाँ पर ये भी इनकी लिमिटेशंस थी, ड्रॉबैक, कमी थी इनकी। तो न्यूलैंड्स एडजस्टेड 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट, कोबाल्ट एंड निकिल हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दोनों के प्रॉपर्टीज सेम थे। ठीक, कोबाल्ट एंड निकिल विद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये इनके प्रॉपर्टीज क्या थे? डिफरेंट थे, लेकिन इनको एक ही स्लॉट में इन्होंने रख दिया। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स ने क्या बताया कि ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्टेड इन द नेचर, कि नेचर में केवल 56 एलिमेंट ही एग्जिस्ट होंगे, इसके बाद कोई भी एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं होगी। इन्होंने बताया कि केवल नेचर्स में 56 एलिमेंट एग्जिस्ट होंगे, इसके बाद किसी भी एलिमेंट की डिस्कवरी संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो ये चीज़ फ्यूचर में इन्होंने बताया कि किसी भी एलिमेंट की को डिस्कवर नहीं किया जाएगा, ओनली 56 एलिमेंट, क्योंकि उनके टाइम में केवल 56 एलिमेंट की डिस्कवरी हुई थी। तो इनका केवल लाइटर एलिमेंट के लिए ही अप्लीकेबल था इनका रूल, ओनली कैल्शियम तक, 20 एलिमेंट्स तक। ठीक, तो प्रेजेंट अब यहाँ ये तीसरा आया एटॉमिक मॉडल, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल आई, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, और उसके बाद मेंडलीफ में अपनी कमियों को दूर किया, वो खुद समझ गए थे। तो जो उनकी कमी थी, ड्रॉबैक्स थी, उसको उन्होंने रिमूव कर दिया मेंडलीफ ने।
अब मेंडलीव की पीरियाडिक टेबल, तो वो जो दूसरी टेबल उन्होंने बनाया उसको मॉडर्न पीरियाडिक टेबल कहा गया, और आपकी पहले वाली जो टेबल मेंडलीव की थी उसको मतलब पुरानी वाली के नाम से मेंडलीव पीरियाडिक टेबल देख मतलब के नाम से जाना गया। तो मेंडलीव पीरियाडिक टेबल क्या थी? मेंडलीव periodic table is based on physical and chemical properties of elements and their atomic masses। पहला जो उन्होंने प्रॉपर्टीज बनाया था वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज केवल एटॉमिक मास को लेकर के बनाया था। तो पहली जो उनकी प्रॉपर्टीज थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल जो बनी थी वो एटॉमिक मास को लेकर बनी थी, और जो मॉडर्न मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल आई वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड थी। जो बाद में आई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेंडलीव की तो वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, और जो पहले उन्होंने बनाया था वो एटॉमिक मास के को बेस्ड मान करके बनाया था। तो एटॉमिक मास को उन्होंने बताया था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट किया जाए, क्योंकि एटम्स को अगर अरेंज करो तो उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के फॉर्म में अरेंज करो। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा था और वो पहले आ गए थे, जबकि कम पहले आना चाहिए, ज़्यादा बाद में आना चाहिए। तो कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनका एटॉमिक मास कम था और वो बाद में आए, और जिसके ज़्यादा थे वो पहले आ गए पीरियोडिक टेबल में। तो ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की ड्रॉबैक्स थी, लिमिटेशंस थी, कमी थी ये। ठीक, तो उसको उन्होंने दूर कर लिया। फिर एटॉमिक मास हटा करके एटॉमिक नंबर पर बेस्ड बनाया कि अगर किसी भी मतलब एटम्स को अरेंज किया जाए, उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए उनको अरेंज किया जाए तो एटॉमिक नंबर को बेस्ड मान करके अरेंज किया जाए। तो मेंडलीव की जो पहली पीरियोडिक टेबल थी वो एटॉमिक मास पर बेस्ड थी। तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, उसको पीरियोडिक लॉ भी कहा गया कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic masses। इन्होंने क्या बताया कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, पीरियोडिक मासेस पर बेस्ड है, उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर रही है। फिर इसके बाद periodicity of the properties, the repetition of properties of element after certain regular intervals is known as periodicity ऑफ दी प्रॉपर्टीज। अब ये पूछा जाता है कि व्हाट इज पीरियोडिसिटी ऑफ दी प्रॉपर्टीज, क्या है पीरियोडिसिटी ऑफ दी प्रॉपर्टीज, क्या होती है? तो द रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, द रेपिटेशन ऑफ दी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स इज नोन एज पीरियोडिसिटी ऑफ दी प्रॉपर्टीज। इसको पीरियोडिसिटी ऑफ दी प्रॉपर्टीज कहा जाता है। अब इनकी मेरिट्स क्या है? मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की कौन कौन सी मेरिट्स हैं, लिमिटेशंस क्या है, मेरिट्स क्या हैं, तो इसको आप पढ़ सकते हो कि मेंडलीव्स लेफ्ट वैकेंट प्लेसेस इन हिज टेबल विच प्रोवाइडेड एन आइडिया फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स, जिसको एक का बोरान, एक का एल्युमिनियम, एक का सिलिकॉन, ये सब इन्होंने नाम दिया। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वर प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। थर्ड, इट इज यूजफुल इन करेक्टिंग द डाउटफुल एटॉमिक मासेस। It is useful in correcting the doubtful atomic masses of some elements. Noble gases could accommodate in the periodic table without disturbing the periodic table after discovery। नोबल गैसेस की बाद में डिस्कवरी की गई, जिसको जीरो ग्रुप में कहा गया। नोबल गैसेस में कौन कौन सी आई? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये नोबल गैसेस का अलग से ग्रुप इन्होंने बनाया, 8वां ग्रुप में इनको रखा नोबल गैसेस का। तो इन्होंने पीरियोडिक टेबल, जो पहले वाली पीरियोडिक टेबल थी मेंडलीव की, तो नोबल गैसेस की बाद में डिस्कवरी हुई और उसको इन्होंने बाद में ऐड किया। नोबल गैसेस क्या होती हैं? जो किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं, रेयर गैसेस। नोबल गैसेस में रेयर गैसेस या इनर्ट गैसेस, जो किसी से क्रिया ना करें, किसी से रिएक्शन ना करें, तो उनको नोबल गैसेस को रेयर गैसेस या इनर्ट गैसेस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बाद में 6-7 जो थी उनको बाद में ऐड किया गया। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये नोबल गैसेस थी। हीलियम एटॉमिक मास 2, इसका 10 था एटॉमिक नंबर, इसका 2 और इसका 10 हो गया एटॉमिक नंबर। इसका 18 एटॉमिक नंबर था, इसका 36, इसका 54 और इसका 86। तो ये 6 नोबल गैसेस थी। नोबल गैसेस मतलब जो किसी से रिएक्शन ना करें, नोबल गैसेस, नोबल गैसेस जो किसी से रिएक्शन ना करें, या रेयर गैसेस भी इनको कहते हैं, रेयर गैसेस, या इनर्ट गैसेस भी नाम देते हैं, इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस। नोबल गैसेस
रेयर गैसेस या इनर्ट गैसेस। तो बाद में डिस्कवरी हुई, तो नोबल गैसेस कुड एकोमोडेट इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल विदाउट डिस्टर्बिंग द पीरियोडिक टेबल, बिना डिस्टर्ब किए अलग से इनको ग्रुप में ऐड किया गया। अब लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इनकी क्या लिमिटेशंस हैं? तो नो फिक्स्ड पोजीशन ऑफ फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कोई इन्होंने फिक्स्ड पोजीशन नहीं रखा, हाइड्रोजन को इन्होंने अलग कर दिया, तो कोई फिक्स पोजीशन नहीं दिया हाइड्रोजन की। तो ये इनकी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशंस है कि नो फिक्स्ड पोजीशन फॉर हाइड्रोजन, नो करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स वाज इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन विद एल्कली मेटल्स एंड हाइलोजन्स, 17th ग्रुप में हाइलोजन के साथ रखा गया। हाइलोजन्स में आपके बताया था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये आते हैं, तो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये आपके नोबल गैसेस उसमें हाइलोजन में आते हैं, क्लोरीन और फ्लोरीन, आयोडीन और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक और होता है यहाँ ब्रोमीन होता है मेरे ख्याल से। तो ये ठीक, तो हाइड्रोजन एल्कली मेटल्स, इनको हाइलोजन्स कहते हैं। 17th ग्रुप में हाइलोजन्स को रखा गया। 17वें ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन 4 होते हैं। कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक, तो ये नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स, आइसोटोप्स और आइसोबार्स ये भी पूछे जाते हैं पेपर्स में कि आइसोटोप्स क्या है और आइसोबार्स क्या है। तो आइसोटोप्स मतलब होता है ऐसे एलिमेंट हो जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, लेकिन एक ही एलिमेंट होते हैं ये। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स आपका 1H1, 1H2 और 1H3। इसको हम प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम भी कहते हैं। प्रोटियम ये आपका H2O, ये आपका D2O बनता है और ये H3O। ठीक, H2O, D2O और H3O, ये खारा पानी होता है, समुद्री पानी। तो इसके हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। ऐसे क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप्स हैं, 1735 और 1737, 1737। कार्बन के भी 2 आइसोटोप्स हैं, 612 कार्बन और 614। तो कार्बन के 2 आइसोटोप्स हैं। तो ऐसे एक ही एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो, या एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, चाहे एटॉमिक मास को हो चाहे मास नंबर को हो, तो एक ही एलिमेंट होना चाहिए, एक ही एलिमेंट। तो जिसके एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं? अभी आपको बताया, कोई एलिमेंट X ले लो, ZA, तो ये एटॉमिक मास होगा या मास नंबर, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होगा। और ये जो एटॉमिक नंबर होगी ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की नंबर होगी। जितने किसी भी एटम में प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखा है 9th क्लास में। तो यहाँ 2 ऐसे एलिमेंट या मोर देन 2 एलिमेंट्स हो जिसके एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोबार्स में क्या होता है? अलग अलग एलिमेंट हो जाते हैं। जैसे आपका आर्गॉन 1840 हो गया और कैल्शियम 2040 हो गया। तो यहाँ पर क्या है? एटॉमिक मास या मास नंबर सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, लेकिन इसमें एलिमेंट भी अलग अलग होते हैं, इसमें एलिमेंट सेम होते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? तो एटॉमिक आइसोटोप्स और आइसोबार्स। तो आइसोटोप्स किसको कहते हैं? एक ही एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो या एटॉमिक मास डिफरेंट हो। जैसे हाइड्रोजन का आपने देख लिया 1H1, फिर 1H2, फिर 1H3। तो यहाँ 1 1 1 एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास 1 2 3 अलग अलग हैं। तो ये आपका आइसोटोप्स है। ऐसे क्लोरीन का देख लिया 1735 और क्लोरीन 1737। तो यहाँ एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है। ठीक, ऐसे आपने क्लोरीन के बाद में कार्बन का देख लिया 612 और 614। तो एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास या मास नंबर डिफरेंट है। तो ये क्या है? आइसोटोप्स है। आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट होते हैं। और आइसोबार्स जो होते हैं, जैसे आइसोबार में क्या है कि आपका आर्गॉन ले लिया, आर्गॉन 1840 और फिर उसके बाद कैल्शियम ले लिया
20 40। तो यहाँ देखो 18 और 20 दोनों डिफरेंट हैं, एटॉमिक नंबर अलग अलग हैं और मास नंबर क्या है, सेम है। तो दो एलिमेंट इसमें अलग अलग हो जाते हैं और इनके एटॉमिक मास सेम होते हैं और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं, आइसोबार्स। तो आइसोटोप्स और आइसोबार्स, यहाँ पर नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के लिए कोई भी इन्होंने प्लेस नहीं दिया। तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वर नॉट डिसाइडेड। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की दूसरी कमी क्या थी कि इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स को कोई पोजीशन नहीं दिया, कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं दिया। जैसे क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, इसकी कोई अलग पोजीशन नहीं दिया, एक ही जगह रख दिया गया। तो कोई स्पेसिफिक पोजीशन इन्होंने डिसाइड नहीं किया। तो ये इनकी ड्रॉबैक्स थी। नो रेगुलर ट्रेंड इन द एटॉमिक मासेस, पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट्स विद लोअर एटॉमिक मासेस बिफोर विद हायर एटॉमिक मासेस, ये भी इनकी कमी थी। जैसे निकिल, आप निकिल का देख सकते हो कि निकिल Ni, निकिल इसका सिंबल Ni होता है। इसका एटॉमिक मास क्या है, 58 होता है इसका एटॉमिक मास। और कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट आपका 58.9 होता है। तो कोबाल्ट पहले आ गया पीरियोडिक टेबल में और निकिल बाद में आया, जबकि निकिल को पहले आना चाहिए, कोबाल्ट को बाद में आना चाहिए। तो यहाँ क्या किया गया कि ये आपको 8वें ग्रुप में रखा इन्होंने, 8th ग्रुप में, 8th ग्रुप जो इन्होंने पहले वाली जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी तो 8वें ग्रुप में रखा। तो आयरन के बाद डायरेक्ट इनका आ गया, आयरन आपका 55.85 था, 55.85 आयरन के बाद में 8वें ग्रुप में कोबाल्ट रखा गया। कोबाल्ट का एटॉमिक मास था 58.93 और निकिल का था 58.71। तो ये पहले आना चाहिए, ये बाद में। तो इन्होंने क्या किया कि कोबाल्ट को पहले रख दिया, निकिल को बाद में रख दिया। तो ये एटॉमिक मासेस के लिए भी मतलब कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनके एटॉमिक मास कम थे, वो बाद में आए, और जिसके ज़्यादा थे वो पहले आ गए पीरियोडिक टेबल में, उनको पहले पोजीशन दे दिया गया। तो ये इनकी कमी थी, ड्रॉबैक्स थी, लिमिटेशंस थी। तो नो रेगुलर ट्रेंड इन द एटॉमिक मासेस। ठीक, अब ये इनकी पीरियोडिक टेबल की मतलब एक तरीके से। फिर इसके बाद द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई कब, ये 1913 में हेनरी मोस्ले के कहने पर, हेनरी मोस्ले showed that the atomic number of an element is a more fundamental properties than atomic masses। 1913 में जो हेनरी मोस्ले थे उन्होंने बताया कि एटॉमिक मास से ज़्यादा अच्छा होता है एटॉमिक नंबर्स। तो एटॉमिक नंबर करेक्ट आंसर मतलब करेक्ट पोजीशन देता है एलिमेंट की। तो एटॉमिक नंबर्स इज आर एलिमेंट्स इज मोर